नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को कैसे सेटल करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेटलमेंट कैसे होगा और क्यों होगा। देखिए, क्यों सेटलमेंट करना चाहिए, इसका सवाल सिंपल सा, इसका आंसर जवाब सिंपल सा है कि आप इतने बड़े केसेस में इतने लंबे ट्रायल को फेस करेंगे, आपको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली सब तरफ से प्रेशर हैंडल करना होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस नहीं सर्व हो पा रहा है, वो बहुत डिले हो जाएगा, तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अल्टीमेटली सेटल कर ले और सेटल करके आप दोनों ही पार्टीज फ्री हो सकते हैं। तो कैसे होंगे? देखिए, अगर सिविल केस है तो सबसे पहले सिविल केस क्या होता है, सिविल केसेस में कौन कौन से मैटर फॉल करते हैं। तो सिविल केसेस में फॉल करता है हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर, मतलब जमीनी विवाद, कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड मैटर, मोटर एक्सीडेंटल से रिलेटेड मैटर या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। अब ये सिविल केसेस में अगर फॉल करेगा तो इसमें आप सेटल कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका सिंपल सा प्रावधान दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। ऑर्डर 22 रूल 3 यह कहता है कि जिसने भी केस फाइल किया है वो प्लेंटिफ है, जिसके अगेंस्ट फाइल किया है वो डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों मिलाकर एक कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। उस कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट के थ्रू वो अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे और उस कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट की कॉपी और एक साथ में एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेंगे फॉर पासिंग अ कॉम्प्रोमाइज डिग्री फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द केस। तो वो एडजस्टमेंट ऑफ केस के लिए वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर देंगे और उसके साथ वो कॉपी लगाएंगे उस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट की। तो कोर्ट उस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को देखते हुए और उस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास कर देगा, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज ऑर्डर पास कर देगा, जिसके तहत ये आपका जो सिविल केस बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा होगा वो कंक्लूड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और दोनों पार्टी उसके बाद से फ्री हो जाएंगे। ये तो हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी आती है सिविल केसेस के अंदर कि आप जिस पार्टी ने केस फाइल किया है वो केस को विड्रॉ कर सकता है, मतलब अपने केस को वापस ले सकता है। तो वो वापस कैसे? अगर वो चाहता है कि उसको कोई सेटलमेंट में एंटर नहीं करना है, लेकिन उसको तो बस केस अपना वापस ही लेना है, उसको ना डिफेंडेंट से मतलब है, जिस पार्टी से के अगेंस्ट उसने केस फाइल किया था उससे भी मतलब नहीं है। वो तो चाहता है कि उसने पहले उसको जरूरत थी उसको केस फाइल करना था, कर दिया, अब गलती हो गई या वो वापस लेना चाह रहा है, तो क्या वो ले सकता है? ले सकता है। उसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ सूट, जो कि ऑर्डर 22 रूल 1 के अंदर कवर्ड है। वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा और कोर्ट की परमिशन से वो कोर्ट सूट को विड्रॉ कर सकता है। वो कोर्ट की बिना परमिशन के भी सूट को विड्रॉ कर सकता है, पर उसमें ये होता है कि फिर उसके बाद आप वापस से कभी केस फाइल नहीं कर पाओगे उस व्यक्ति के अगेंस्ट और उस सेम सब्जेक्ट मैटर पे। ये हो गया कि आपको मतलब सिविल केसेस में तो सेटलमेंट हो भी सकता है, कॉम्प्रोमाइज डिग्री भी पास हो सकती है और सूट को वापस भी लिया जा सकता है, दोनों ही प्रावधान है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्रिमिनल केस की। तो क्रिमिनल केस होते हैं, क्रिमिनल केस में दो तरह के ऑफेंसेस देखे जाते हैं। पहला आता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, दूसरा आता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें राजीनामा हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल वो होते हैं जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है, ये इसको जानने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। देखिए, कौन सा सेक्शन है जो बताता है कि ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है और ये नॉन कंपाउंडेबल है? देखो, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 359 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमको बताता है कि यही ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है जिसमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उसमें सब सेक्शन 1 बताता है वो केसेस जैसे कॉजिंग वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, या फिर आपने चीटिंग करी है, या किसी के घर में आप घुस गए, ट्रेसपास किया है, या आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है, ऐसे कुछ साधारण ऑफेंसेस अगर आप कर देते हैं तो उसमें आप दोनों पार्टीज मिलकर एक सेटलमेंट करेंगे अपना, और एक एप्लीकेशन दोनों पार्टीज के सिग्नेचर के साथ कोर्ट में फाइल होगी। कोर्ट उस सेटलमेंट के बेसिस पे, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, राजीनामा के बेसिस पे उस केस को खत्म कर देगा। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसीजर। सबसेक्शन 2 में कुछ और ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल तो हैं बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि इसमें थोड़े से हीनियस ऑफेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि आपने किसी को ग्रेवियस हर्ट पहुंचा दी, या आपने स्त्री की लज्जा का हनन किया है, या मतलब इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, या आपने वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट कर दिया, या यहाँ पर किसी क्लर्क या सर्वेंट ने चोरी कर ली है आप ही के साथ, तो आपके क्लर्क या सर्वेंट ने चोरी कर ली है। तो ऐसे केसेस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस तो है, लेकिन इन केसेस में जिसने कंप्लेंट फाइल करी है पहले वो कोर्ट से परमिशन लेगा कि मेरे को ये सेटल करना है। उस कोर्ट जब परमिशन दे देगी तो उसके बाद वो जो कंप्लेनेंट है वो रिस्पोंडेंट के साथ मिलकर सेटलमेंट कर सकता है, और फिर वो उस सेटलमेंट की कॉपी कोर्ट में फाइल करेगा तो कोर्ट उस मैटर को कंक्लूड कर देगा, उसको सेटलमेंट कर देगा, उसका राजीनामा अप्रूव कर देगा। तो ये तो होगा कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी दो कैटेगरी हैं, एक जिसमें आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं अग्रीमेंट और कोर्ट आपके केस को खत्म कर देगा, वो वाले हैं जो सबसेक्शन 1 में फॉल करते हैं, सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस के। और सबसेक्शन 2 में जो है उसमें आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए। अब यहाँ पर जो पार्टी सेटलमेंट अग्रीमेंट में एंटर कर रही है, अगर मान लो वो इडियट है, लुनेटिक है, या वो माइनर है, मतलब 18 साल से कम की उम्र का है, तो ऐसे केसेस में फिर उसके बिहाफ पे कौन अग्रीमेंट में एंटर करेगा? कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन उसके बिहाफ पे अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है, राजीनामा में एंटर कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे केसेस में जो है हमारा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। देखिए, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब वो ऑफेंसेस
ऑफेंसेज जिसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। ये यूजुअली वो होते हैं जो बहुत हीनियस ऑफेंसेज होते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, या मर्डर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, या फिर आपने रेप सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। ये हीनियस ऑफेंसेस है, इसमें किसी भी तरह का राजीनामा नहीं होता। तो फिर आप कैसे बचेंगे? या 498A क्रूअल्टी, इसमें भी नहीं होता। तो अब आप कैसे बचेंगे, उसका सोल्यूशन आपको देता हूं। देखो, यहाँ पर सेटलमेंट तो हो नहीं सकता, तो आप सेटलमेंट को एक दूसरे तरीके से, मतलब आपको कान यहां से पकड़ना है, यहां से तो आप नहीं पकड़ पाओगे। तो यहां से कैसे पकड़ोगे? तो आपको जब कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, वहां पर जो भी शिकायत करता होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो कोर्ट में गवाही देता है। उस समय वो सारे एलिगेशन बोलता है अपने मुंह से कि हाँ, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ ने अगर हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअल्टी का केस लगाया है कि ये मेरे साथ क्रूअल्टी के साथ बिहेव करता था, ये मुझे मारता था, XYZ, जो भी उसने धाराएं लगाई, और एलिगेशंस लगाने के बाद वो कंप्लेंट फाइल हुई, रजिस्टर हुई, और कोर्ट में केस शुरू हुआ क्रूअल्टी का हस्बैंड के अगेंस्ट। अब अगर मान लो हस्बैंड उस वाइफ, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन हस्बैंड चाहता है कि वो सेटल कर ले, वाइफ भी मान रही है कि हाँ मुझे सेटल करना है, मुझे इस लंबे ट्रायल में नहीं पड़ना, तो हस्बैंड वाइफ को अगर 1 लाख रुपए दे देता है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाइफ कन्विंस हो जाती कि ठीक है आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट गवाही नहीं दूंगी। तो वाइफ ने 1 लाख रुपए ले लिए। अब यहाँ पर जो वाइफ थी वो प्राइम विटनेस थी। जब वाइफ का एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में जब वाइफ से पूछा गया कि हाँ बताओ, तो इसने क्रूअल्टी करी है आपके साथ, तो वाइफ बोलेगी क्रूअल्टी नहीं करी मेरे साथ। वाइफ पलट जाएगी, वाइफ हो जाएगी हॉस्टाइल विटनेस। जो विटनेस थी वो हॉस्टाइल हो गई। अब वाइफ बोलेगी कि वो ऐसा बोल सकती है कि मैंने तो बस पुलिस स्टेशन में जाके इतना सा बोला था कि ये मेरे साथ नोक झोंक करता है और इसको बोलो कि मेरे साथ ढंग से रहे, बस इतना सा बोला था। पुलिस स्टेशन वालों ने न जाने कैसी एफआईआर लिख दी, इन्होंने क्रूअल्टी वगैरह का चार्ज लगा दिया, ये सब तो मैंने नहीं बोला था। तो ये जब जब अब मुख्य जो शिकायत करता है वही अपने बयान में पलट गया, तो आपको कन्विक्ट कोर्ट करेगी कैसे? तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर नहीं पाएगी, तो आपका एक्विटल हो जाएगा, तो केस खत्म हो गया। तो क्योंकि आपने प्राइम विटनेस जो था उसी को आपने हॉस्टाइल करवा दिया। कैसे किया? आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से आप नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हैं थ्रू हॉस्टाइल विटनेसेस। बट ये प्रोसीजर एथिकल नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर दोनों पार्टीज जो शिकायत करता है अगर वही वापस ले लेगा, वो रेडी है अपने केस को वापस लेने के लिए, तो फिर आप उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इट इज इवेंचुअली ऑन द पार्टीज, क्योंकि उन्हीं दोनों को उस पार्टी को दिक्कत थी, वो कोर्ट आया। अब उस पार्टी को दिक्कत नहीं है, वो सेटल होने को तैयार है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? आप उसको सेटल कर दो, कोर्ट आप दोनों को सेटल कर देगा। तो इस तरह से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में भी सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है। अब बस ये होता है कि यहाँ पर कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट वगैरह कोर्ट में नहीं दिखाया जाता, ये सब बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस होता है। बट अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को रिलीफ मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा दो, कोई श्योरिटी नहीं होती, विटनेस वहां पर जाके हॉस्टाइल नहीं भी होगा, क्या पता आपके अगेंस्ट बोल जाए। इट इज बेसिकली अ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट गेम है, आपको देखना होगा अपने लेवल पर। तो इस तरह से आप दोनों सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, सेटलमेंट तो हो सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह की वीडियोस में क्या आप इंटरेस्टेड हैं, अगर हैं तो यस तो लिख ही सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।